बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। जैसा कि टीएलसी और पेपर पे पहले भी बात की जा चुकी है। तो इसमें पहला पॉइंट बेसिक फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। ये जो सबसे पहले माइकल स्वेट की तरफ से जो क्रोमेटोग्राफी डेवलप का पॉइंट आता है, उसके मुताबिक यही वाली टाइप थी। इसकी मॉडर्न फॉर्म, एडवांस फॉर्म HPLC और UPLC हैं, अल्ट्रा परफॉर्मेंस और हाई परफॉर्मेंस। उसके बाद ये इधर लिखा है एड्जॉर्प्शन है ये। तो ये ज़्यादातर एड्जॉर्प्शन और सम टाइम पार्टीशन टाइप में भी पाई जाती है, यानी जिसमें दोनों मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ दोनों फ्लूइड होते हैं, यानी गैस या लिक्विड। और मोस्टली ये मोबाइल एड्जॉर्प्शन फॉर्म में पाई जाती है। प्रिंसिपल इसका है कि जब स्टेशनरी फेज़ को उसके अंदर कॉलम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा कर उसके अंदर रख के तो मोबाइल फेज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसके अंदर से गुजारा जाता है। तो जिन कंपोनेंट की एफिनिटी लो होती है और स्टेशनरी फेज़ के साथ उनकी एब्जॉर्प्शन कम होती है, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं और पहले एलूट हो जाते हैं। जबकि जिनकी ग्रेटर एब्जॉर्प्शन होती है, जो ज़्यादा अटैच होते हैं, वो जो है वो स्लोअर मूव करते हैं और लेट निकलते हैं। RF वैल्यू रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट ओवर रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ मोबाइल फेस रेशो होती है ऑफ डिस्टेंस मूव बाय सॉल्ट। ये मोस्टली वैसे TLC और पेपर में है। यहाँ पर हम पार्टीशन कोफिशिएंट लेते हैं ज़्यादातर। हाँ जी, इसकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन में एक वर्टिकल कॉलम होता है जो कि ग्लास का बना होता है, जिसके बॉटम में एक नोब होती है और उस पर रीडिंग के बगैर ये कॉलम होता है। जिस तरह हमारी ब्यूरेट होती है ना, उस पर रीडिंग लगी होती है, तो इसमें नहीं है। ब्यूरेट शेप वैसे सिलेंड्रिकल कॉलम यूज़ होता है। उसके बाद मुख्तलिफ लेंथ और डायमीटर के कॉलम अवेलेबल हैं। तो ये सेपरेशन एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। तो वेरिएशन जो साइज़ के अंदर है, वो सेपरेशन जो है उसके लिए हमने जो बेस्ट कॉलम है उसको सिलेक्ट करना होता है। जिसका डायमीटर ज़्यादा हो वो उसको ज़्यादा कंपाउंड की सेपरेशन के लिए वो हैंडल कर सकती है, लेकिन रेजोल्यूशन जो है उससे अच्छी नहीं रहती। तो रेजोल्यूशन का रिलेशन लिखा हुआ है ये कि रेजोल्यूशन इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन इंट्रैक्शन। जितने ज़्यादा इंट्रैक्शन होंगे, उसके अलावा रेजोल्यूशन जो होती है वो कॉलम लेंथ के डायरेक्टली और कॉलम डायामीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, 1/d। उसके बाद वो कंपाउंड जो कि मोबाइल फेस में रहते हैं, उनकी सेपरेशन जो है वो आमतौर पर नहीं होती। तो सेपरेशन के लिए उनका इंटरेक्ट करना ज़रूरी होता है। एक ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कंपाउंड जो है वो ज़्यादा पोलर हो, द थ्री वे इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फेवर ऑफ सैंपल एडसॉर्बेंट इंटरेक्शन। कंपाउंड पोलर हो तो उसका जो है वो जो होता है, अगर वो सॉल्वेंट से ज़्यादा पोलर हो तो वो एडसॉर्बेंट के साथ इंटरेक्शन करने लग जाता है और कंपाउंड जल्दी एल्यूट नहीं होता। लेकिन अगर जो कम पोलर हो वो मोबाइल फेस से, तो वो मोबाइल फेस के अंदर ही मूव करना शुरू कर देता है और जल्दी एलूट हो जाता है। तो ये बात यही एक्सप्लेन की हुई है। तो सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्स अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन सॉल्वेंट एंड कंपाउंड पोलैरिटी। आपने सॉल्वेंट ऐसा सेलेक्ट करना होता है जो कि इन चीज़ों के फैसले के मुताबिक हो कि आपके कंपोनेंट्स की पोलैरिटी क्या है। तो इस सिलसिले में ले टॉपिक सीरीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आर्डर ऑफ पोलैरिटी की बेस पर। मतलब टोलीमिथम सबसे कम जो पोलर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड उससे ज़्यादा है, टोलोइन उससे ज़्यादा है, डाइक्लोरोमीथेन उससे ज़्यादा। तो ये इस तरह एक पूरी सीरीज़ चलती है जिसमें वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा पोलर कंपाउंड है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो कॉटन वूल इस्तेमाल करते हैं हम कॉलम में, ये नीचे इस जगह पे इस्तेमाल करते हैं ताकि
कॉटन प्लग ये लिखा हुआ है, तो एग्ज़िट ऑफ कॉलम वाली जगह पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और ताकि जो है वो सॉल्वेंट सैंपल और स्टेशनरी फेज़ को ये होल्ड करे, निकलने ना दे कॉलम के अंदर से। उसके बाद कॉलम क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर में कॉलम जो है उसकी पैकिंग करते हैं दो तरीके से। एक होती है ड्राई पैकिंग, एक होती है स्लरी मेथड से पैकिंग। तो स्लरी मेथड जो ज़्यादा अच्छा है, स्लरी मेथड जो है वो अच्छा है। तो उसके बाद एलूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ी थोड़ी करके मोबाइल फेज हम एंटर करते हैं, सैम्पल साइज़ के मुताबिक और लेंथ ऑफ कॉलम के मुताबिक मोबाइल फेज़ हम इस्तेमाल करते हैं और पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। तो कॉलम मेथड इज़ बेस्ट। ये ज़रा इसकी ना पैकिंग के बारे में थोड़ी बातें कर लें। ड्राई पैकिंग जो है वो माइक्रो स्केल कॉलम के लिए है, जबकि स्लरी मेथड मैक्रो स्केल सेपरेशंस के लिए है। ड्राई में क्या होता है, पैकिंग में कॉलम को फिल करते हैं पहले नॉन पोलर सॉल्वेंट, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पाउडर एलुमिना सिलिका उसके अंदर डालते हैं। तो इवनली पैकिंग हम उसकी करते हैं ताकि कोई क्रैक या कोई एयर बबल वगैरह ना रह जाए। जबकि स्लरी मेथड में हम जो मोबाइल फेज़ है नॉन पोलर उसको उस बीकर में डालकर उसमें स्टेशनरी फेज़ मिलाकर उसकी एक स्लरी बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, फिर उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं कॉलम में एज स्टेशनरी फेज़ इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा जी, ये दो मेथड्स हैं। उसके बाद मोबाइल फेज़ is poured into column over the samper, collecting beaker is placed at the bottom of column। नीचे हम एक बीकर रखते हैं ताकि वो एलूट को जो है वो कोलेक्ट कर सके। मैं सिर्फ उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम मोबाइल फेज़ जो है वो थ्रू कॉलम परकुलेट्स करता है और बॉटम में इसके पहुँचता है। जब मोबाइल फेज़ आउट होता है तो डिफरेंट कंपोनेंट भी साथ डिफरेंट रेट्स के साथ बाहर निकलते हैं। तो अब इस कॉलम के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के बैंड बन जाते हैं, कलर बैंड, जो कि सेपरेट हुए हैं। तो हर कलर जो एक इन जो है वो कंपोनेंट को शो करता है। अच्छा जी, उसके बाद कौन से कंपाउंड है जो इससे सेपरेट की जाती है? अल्कलाइड, रेजन, टैनिज, फ्लेवोनाइड, बायोमोलिक्यूल्स को इस किस्म की इस तरह प्लांट एक्सट्रैक्ट वगैरह को भी इससे सेपरेट किया जा सकता है। तो इसमें दो थ्योरीज़ का समझना ज़रूरी है, प्लेट थ्योरी और रेट थ्योरी। प्लेट थ्योरी क्या कहती है? प्लेट थ्योरी कहती है कि एफिशिएंसी जो होती है ना कॉलम की, वो उसकी नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट पे डिपेंड करती है। ये क्या है? पूरा कॉलम छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड है, हर सेगमेंट को थ्योरेटिकल प्लेट कहते हैं, और उस थ्योरेटिकल प्लेट में जो सैंपल है जो मूव कर रहा है मोबाइल फेज़ के साथ वो इक्विलिब्रियम में आता है। मतलब उसकी कुछ कंसंट्रेशन स्टेशनरी फेज़ के साथ रहती है, कुछ मोबाइल फेज़ के साथ इक्विलिब्रियम में आता है, और इस तरह हर कदम कदम पर उसकी सेपरेशन होती है। इस सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स में हर हिस्से को कहते हैं थ्योरेटिकल प्लेट। अब अगर ये थ्योरेटिकल प्लेट्स की हाइट जो है वो बढ़ जाए तो इसका मतलब है थोड़ी थ्योरेटिकल प्लेट बनेगी तो सेपरेशन कम होगी, और अगर हाइट कम हो जाए तो थ्योरेटिकल प्लेट ज़्यादा बनेंगी तो ज़्यादा कदम हो जाएंगे जिन पर सेपरेशन होनी है, तो सेपरेशन ज़्यादा अच्छी होगी। तो एफिशिएंसी जो है कॉलम की और नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट पर डिपेंड करती है, यही प्लेट थ्योरी है। और रेट थ्योरी वो ये कहती है कि फ़्लो रेट जो है वो कॉलम की एफिशिएंसी और हाइट ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट को अफेक्ट करता है। द थ्योरी रिलेटेड टू अफेक्ट ऑफ फ्लो रेट ऑफ मोबाइल फेज एंड एनालाइट ऑन रेजोल्यूशन एंड एफिशिएंसी। यानी जो फ्लो रेट है मोबाइल फेज और एनालाइट का वो रेजोल्यूशन एफिशिएंसी पर अफेक्ट करता है। अब एफिशिएंसी क्या है?
एफिशिएंसी जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसका तल्लक पीक की शार्पनेस के साथ है। जब कोई कंपोनेंट बहुत थोड़े से टाइम के साथ सारा बाहर आ जाए तो इसकी पीक जो है वो रिज़ल्ट में यूँ बनेगी। और अगर कंपोनेंट इस तरह ना आया हो तो वो देर तक निकलता रहेगा तो फिर बैंड बनेगा। तो ये एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी है। तो इस एफिशिएंसी को हासिल करने के लिए नंबर ऑफ़ थ्योरेटिकल प्लेट्स का ज़्यादा होना ज़रूरी है, जो कि ये फार्मूला है n इज इक्वल टू 16 रिटेंशन टाइम ओवर विड्थ ऑफ पीक, यानी जो पीक आती है इसकी इस विड्थ को कहते हैं, यहाँ वाली विड्थ को कहते हैं हाफ बेस, इसको कहते हैं पूरी उसकी व्यू विड्थ। तो हाफ बेस के साथ ये फार्मूला है और पूरी जो है वो विड्थ के साथ ये फार्मूला है। स्केल लिया है 16 और उधर 5.5 है। तो डिस्टिलेशन थ्योरी के मुताबिक थ्योरेटिकल प्लेट्स का आइडिया ये है कि जो कॉलम है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है, हर सेगमेंट को थ्योरेटिकल प्लेट कहते हैं। और इस सेगमेंट में जो आपका एनालाइट आ रहा है वो स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ के साथ इन इक्विलिब्रियम आता है। यहाँ पे भी वो स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ के साथ इक्विलिब्रियम में आता है। हर जगह पर उसकी इक्विलिब्रेशन होती है जिसकी वजह से उसकी सेपरेशन हो जाती है। तो हाइट एक्वेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट, HETP का मतलब है हाइट एक्वेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट। ये L/N, L फॉर टोटल लेंथ, N फॉर नंबर ऑफ प्लेट। तो नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ेंगी तो हाइट कम हो जाएगी तो सेपरेशन अच्छी होगी। और वान डेम्टर इक्वेशन जो कि हाइट ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट को जोड़ती है फ्लो रेट से, वो ये चीज़ है HETP इक्वल टू A प्लस B/U प्लस CU। ये फार्मूला अच्छी तरह याद रखें, ये तीसरा फार्मूला अभी तक आया है। अब ABC क्या है? ए से मुराद एडिस डिफ्यूजन है। एडिस डिफ्यूजन क्या है? जब आपके एक ही कंपोनेंट जा रहा होता है तो वो मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करता है, क्योंकि आपका जो स्टेशनरी फेज़ अंदर पैक है वो अनइवन होता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ एनालाइट के मालिक्यूल को मुख्तलिफ रास्ता मिलता है, जिसकी वजह से एंड तक पहुंचते हुए उनका फ़र्क पड़ जाता है। और ये फ़र्क ही जो होता है वो पी को ब्रॉड कर देता है, मतलब थोरेटिकल प्लेट की हाइट को बढ़ा देता है। ए फॉर एडिस डिफ्यूजन, ये तो जितना ज़्यादा फ़र्क होगा, और अगर फ़र्क कम होगा मतलब आप इवन किस्म के सारे इस्तेमाल करते हैं जो जितने हैं आपके जो स्टेशनरी फेज़ के पार्टिकल, तो फिर ये फ़र्क कम होगा और आसानी से जो है वो आपकी थ्योरेटिकल प्लेट की हाइट कम हो जाएगी, HETP। अब दूसरा फैक्टर B/U है, यानी बी है बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन। लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन क्या है? मसलन ये कॉलम है तो इसमें अगर कोई भी कंपोनेंट इस जगह पे है तो वो राइट लेफ़्ट भी डिफ्यूज़ करेगा, ऊपर नीचे भी करेगा। तो ऊपर नीचे वाली चीज़ को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन। तो ऊपर नीचे वाला डिफ्यूजन जो है वो जिस वक्त वो डिफ्यूज़ करेगा, इस जगह से फैलने की कोशिश करेगा, तो उसकी वजह से जो प्लेट हाइट है, एक सेपरेशन है, उसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो कम फैलेगा, अगर वेलोसिटी कम होगी तो वो अपनी पोजीशन से डिफ्यूज़ करेगा, जहाँ उसकी कंसंट्रेशन कम है तो वो प्लेट हाइट को बढ़ा देगा। तो इस वजह से जो लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन है उसके नीचे B/U यानी फ़्लो रेट यानी वेलोसिटी इस फैक्टर को डिक्रीज़ कर रही होती है। जितनी ज़्यादा फ़्लो रेट हो किसी का तो वो B फैक्टर को कम कर रहा होता है। जो C फैक्टर है ये नॉन इक्विलिब्रियम मास ट्रांसफ़र है। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है कि आपके कॉलम में हर स्टेज पर चूँकि थ्योरेटिकल प्लेट में जो कंपोनेंट है उसने स्टेशनरी फेज़ की तरफ मूव करना है और इक्विलिब्रियम आना है बिटवीन मोबाइल फेज़ कंसंट्रेशन एंड स्टेशनरी फेज़ कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि वो मूव करते करते इक्विलिब्रियम लाए बगैर ही स्टेशनरी फेज़ की तरफ मूव कर जाता है और उसका कुछ मास स्टेशनरी फेज़ के साथ इंटरेक्शन की कोशिश करता है। तो इस ट्रांसफ़र को कहते हैं नॉन इक्विलिब्रियम ट्रांसफ़र। इसकी वजह से भी एक कंपोनेंट अपनी पोजीशन से कई आगे निकल जाता है और पी की जो शार्पनेस होती है वो ख़राब होकर ब्रॉड में बदल जाती है और हाइट ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट बढ़ जाती है।
और जो वेलोसिटी होती है, फ्लो रेट, वो इसका के अंदर इजाफा कर रहा होता है, यानी इसको तेज़ मूव करवा कर इस ट्रांसफ़र को मज़ीद तेज़ कर रहा होता है। तो ये वान डायमीटर इक्वेशन है। वेलोसिटी वाला जो फैक्टर है वो लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन को कम कर रहा है, मास ट्रांसफ़र को बढ़ा रहा होता है। ये देखें, ए जो ये इधर एक्स एक्सिस पे ली हुई है वेलोसिटी ऑफ, यानी फ्लो रेट ऑफ एनालाइट एंड मोबाइल फेज, इधर लिया हाइट ऑफ थ्रेटिकल प्लेट। तो ए फैक्टर जो है वो थ्रेटिकल प्लेट की हाइट पर कोई इफेक्ट नहीं करता, जबकि बी फैक्टर फ्लो रेट के बढ़ने से थ्रेटिकल प्लेट की हाइट कम होती है, जबकि सी फैक्टर फ्लो रेट के बढ़ने से हाइट बढ़ती है। और ओवरऑल तीनों फैक्टर का इफेक्ट ये है, HETP। उसके बाद ये फार्मूला, ये हो गई बात तीनों फैक्टर्स की। तो अब रेजोल्यूशन, क्रोमेटोग्राफी पी की ये सारी क्वालिटीज़ हैं। रिटेंशन टाइम मतलब स्टार्ट से लेकर कितने टाइम पर पीक आई है, डेट इज़ रिटेंशन टाइम, TR। तो पी की विड्थ, पी की हाइट और रिटेंशन टाइम शिफ्ट, मतलब मोबाइल फेज़ वगैरह चेंज करने से ये पीक कितनी आगे जा सकती है, ये सारी चीज़ें समझें। ये सारे फैक्टर हैं जो कि रेजोल्यूशन को अफेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद कौन से फैक्टर रिटेंशन टाइम को चेंज करते हैं? डायमेंशन, लोडिंग टेम्परेचर, मोबाइल फेज फ्लो रेट, सिस्टम डेड टाइम एंड डिटेक्टर ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ें रिटेंशन टाइम को ज़्यादा या कम करती हैं। अब एक लफ्ज़ है एडजस्टेड रिटेंशन टाइम। वो क्या होता है? रिटेंशन टाइम है जितने टाइम में कोई भी आपका जो कंपोनेंट जो अंदर स्टेशनरी फेज़ के साथ कॉलम में इंटरेक्ट करके आया है, वो जितने टाइम में बाहर निकलेगा उसको रिटेंशन टाइम कहते हैं, जितनी देर वो कॉलम के अंदर रुकता है। अब इसको हम TR से शो करते हैं। लेकिन एडजस्टेड है कि जब आप मोबाइल फेज़ फ़्लो करवाना शुरू करते हैं तो कुछ देर अकेला मोबाइल फेज़ निकलने में भी लेता है। हम उतना टाइम जो अकेला मोबाइल फेज़ निकलने में ले रहा है उसको TM कहते हैं, और जिस टाइम में वो मोबाइल फेज़ कंपोनेंट को साथ लेकर निकलता है उसको TR कहते हैं। दोनों को माइनस करते हैं तो असल टाइम एडजस्टेड रिटेंशन टाइम निकलता है। अच्छा, ये रेजोल्यूशन जो होती है जो कि पीक्स की सेपरेशन को शो करती है, जिस तरह ये दो पीक्स हैं, इनकी सेपरेशन, अगर ये पीक एक दूसरे के ऊपर ऐसे इंटरफेयर हो तो रेजोल्यूशन पुअर होगी। तो रेजोल्यूशन जो दो पीक्स की सेपरेशन को शो करती है वो इस तरीके से इस फार्मूले से निकाली जाती है, यानी दोनों पीक की विड्थ 2 और दोनों 2 इंटू डेल्टा टी, यानी दोनों के रिटेंशन टाइम का फ़र्क। रेजोल्यूशन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ थ्रेटिकल प्लेट यानी एफिशिएंसी पर, अल्फ़ा यानी सिलेक्टिविटी ऑफ कॉलम पर, और ये स्पेसिफिसिटी ऑफ कैपेसिटी फैक्टर पे, के डैश। ये तीनों क्या हैं हम आगे देखते हैं। तो रेजोल्यूशन इनके साथ अटैच है। उसके बाद कॉलम सिलेक्टिविटी क्या है? नंबर ऑफ थ्रेटिकल प्लेट तो आप जानते ही हैं। सिलेक्टिविटी क्या है? सिलेक्टिविटी है कि पहली पीक का, एक पीक का एडजस्टेड टाइम ओवर ये TR1 है नीचे वाला जो है, यानी T2 माइनस TM डिवाइडेड बाय T1 माइनस TM, यानी पहले का रिटेंशन टाइम एडजस्टेड रिटेंशन टाइम और दूसरे का रिटेंशन टाइम का जो कुशंट, उसको हम कहते हैं सिलेक्टिविटी फैक्टर। एडजस्टेड रिटेंशन टाइम की रेशो जो कि पार्टीशन कोफिशिएंट रेशो के बराबर होती है, दैट इज़ सिलेक्टिविटी। कैपेसिटी फैक्टर ये इसके बराबर है जो कि रिटेंशन टाइम एडजस्टेड ओवर वाइड टाइम के बराबर है। जितना ज़्यादा किसी पीक का रिटेंशन टाइम बढ़ेगा, इसका मतलब है उसका सेलेक्टिविटी फैक्टर उतना ज़्यादा होगा। मतलब इसका ये है कि अगर जो कॉलम के अंदर कोई चीज़ रुकती है, कॉलम की कैपेसिटी है उसको अपने पास रखने की, तो उसका रिटेंशन टाइम ज़्यादा आएगा, और अगर कैपेसिटी नहीं है तो उसका रिटेंशन टाइम कम आएगा। तो कैपेसिटी और रिटेंशन फैक्टर के डैश इज़ द मेजर अमाउंट ऑफ टाइम a chromatographic species spends in stationary phase relative to mobile phase।
यानी कैपेसिटी और रिटेंशन फैक्टर से मुराद वो टाइम है जो कि कोई भी स्पीशी स्टेशी फेज़ के अंदर मोबाइल फेज़ के मुकाबले में ज़्यादा गुजारती है, जो इसके बराबर है, ये जो मैंने ये फार्मूला आपको बता दिया है। तो इसमें ये है कि ज़्यादा यूज़ करने से, कॉलम के ओवर यूज़ से या मिस यूज़ से लॉस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं उसके स्टेशनरी फेज़ के, और के की वैल्यू जो है वो स्मॉल हो जाती है, फिर रिटेंशन टाइम इतना नहीं आता और फिर जल्दी जल्दी निकल जाते हैं जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से उनकी पीक के दरमियान फ़र्क भी कम आता है और रेजोल्यूशन पुअर हो जाती है। ये बड़ी अहम बात है, अगर सिलेक्टिविटी फैक्टर कम हो तो रेजोल्यूशन भी पुअर हो जाती है। इसी तरह अगर ये जो कैपेसिटी फैक्टर, अगर सेलेक्टिविटी फैक्टर जो कि डिस्टेंस है, रिलेटिव सेपरेशन दो पीक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर ये भी कम हो तो उससे भी रेजोल्यूशन पुअर हो जाती है। अब ज़रा रेजोल्यूशन के बाकी फैक्टर का भी जायज़ा लें। लेंथ ऑफ कॉलम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजोल्यूशन, और विड्थ ऑफ कॉलम यानी डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद रेजोल्यूशन पार्टिकल साइज़ ऑफ एब्जॉर्बेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज़ छोटा होगा रेजोल्यूशन अच्छी होगी। उसके बाद टेम्परेचर के इन्वर्सली और प्रेशर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने जितने इसमें पॉइंट बयान किए हैं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो लेक्चर को आप सुना ज़रूर करें और उसके बाद नोट्स को सामने रख के जो है उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया करें। ये तकरीबन इसमें 20-25 मिनट लगेंगे, लेकिन ये ज़बरदस्त तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ तैयार हो जाए। थैंक यू।